एक लड़की अपने मामा के यहाँ पर रहा करती थी। उसके मामा के घर के साइड में एक मंदिर होता है, जिस मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग ऐसे ही बैठ जाया करते हैं, जैसे कि भिखारी हों, और जो भी कुछ उन्हें दे जाया करता उसको खा लिया करते हैं। उन्हीं भिखारियों में एक लड़का भी होता है, जो लड़का काफ़ी ज़्यादा शांत और शालीन दिखाई देता था। और यहाँ पर ये जो लड़की अपने मामा के घर पर रह रही थी, वह उस लड़के को अपने घर की खिड़की से देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मामी आ जाती है, और जैसे वो इस लड़की को भिखारी की तरफ देखता हुआ देखती है, तो वह इस बात को अपने पति यानी कि उस लड़की के मामा को बताती है। और मामा को इस बात से इतना गुस्सा आता है कि वह उस भिखारी से ही उस लड़की की शादी कर देता है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसके सगे मामा ने उसके साथ ऐसा किया कि उसकी शादी उस भिखारी से करवा दी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक छोटे से गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता है और एक उनकी लड़की है, जिस लड़की का नाम होता है निशा। निशा के माता पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। निशा माता पिता की इकलौती संतान थी और माता पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। लेकिन तभी एक दिन क्या होता है, जब निशा के माता पिता मजदूरी पर गए हुए थे, तो वहाँ पर एक हादसा होता है और उस हादसे की वजह से माता पिता दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो निशा होती है, वह पूरी तरह से एक ही झटके में अनाथ हो गई थी और उसके सर से माता पिता का साया पूरी तरह से छिन गया था। अब गांव वाले यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर निशा के मामा मम्मी को भी बुलाया जाता है, क्योंकि निशा का पिता का कोई भाई नहीं था और वह पूरी तरह से अकेला था और माता पिता भी उसके काफ़ी दिन पहले इस दुनिया से जा चुके थे। तो यहाँ पर तो उसका कोई सहारा नहीं रहा है और ना कोई ज़्यादा पुश्तैनी ज़मीन उसके पास है। तो इसी वजह से गाँव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि इस लड़की के मामा को बुलाया जाए और वही इसकी जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि वो हम सबसे ज़्यादा नज़दीकी है इसका। इस बात को सोचकर गांव वाले पंचायत का आयोजन करते हैं और वहां पर निशा के मामा को बुला लेते हैं। अब जो निशा का मामा होता है, वह वैसे तो ठीक ठाक पैसे कमाया करता है, लेकिन इतना भी दिलेर नहीं है कि वह अपनी भांजी को अपने पास रख सके और उसकी परवरिश का जिम्मा उठा सके, क्योंकि उसके पास पहले से एक लड़की है और उस लड़की की ब्याह शादी भी उसे करानी है और एक और ब्याह शादी वह अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब यहाँ पर गाँव वाले ये बात कहते हैं कि समाज के हिसाब से यही ठीक रहेगा, तो उसके बाद मजबूरन जो निशा का मामा होता है, वह इस बात के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है कि क्यों मैं यहाँ पर आया और किस वजह से मैंने इसकी जिम्मेदारी ले ली। लेकिन फिर भी जब गांव वाले कहते हैं तो वह निशा को अपने साथ ले जाता है और निशा भी अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने मामा के घर रहने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर आते ही सबसे पहले जो निशा का मामा होता है, उससे निशा की मामी लड़ाई कर देती है, क्योंकि जब ये निशा यहाँ पर आई थी तो वह पूछने लगती है कि इसको क्यों लेकर आए हो, तो वह बता देता है कि इस तरह से गाँव वालों ने कहा है कि अब तुम ही को इनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इनका कोई भी नहीं है और तुम ही सबसे ज़्यादा नज़दीकी हो। यह बात सुनकर मामी एकदम से आग बबूला हो जाती है और आग बबूला होने के बाद अपने पति को खरी खोटी सुनाने लगती है। लेकिन न जाने कैसे जो पति होता है वह अपनी पत्नी को शांत करा देता है और जो निशा होती है वह मामा के यहाँ पर ही रहने लगती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो निशा होती है उसे घर का पूरा काम करना पड़ता है और पढ़ाई के नाम पर तो उसे केवल एडमिशन दिला दिया गया है और कह दिया गया है कि तू घर से ही पढ़ाई कर। जबकि निशा से 1 साल बड़ी उसके मामा की लड़की होती है, जिसका नाम श्रेया होता है, और श्रेया के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं होती है। निशा को अक्सर श्रेया के पुराने कपड़े पहनने को मिला करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो जैसे तैसे करके अपना समय व्यतीत कर रही थी। कभी किसी बात के ऊपर अगर निशा कुछ बोल दिया करती तो उसको मामा भी पिटाई लगा दिया करता और मामी अलग से धमकाया करती, लेकिन वहीं उसी गलती को अगर श्रेया कर दिया करती तो उससे कोई कुछ भी नहीं कहता है और वो तो आराम से ऐसी खुले विचारों के साथ घर के अंदर रहा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ निशा को इन बातों में समझ आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है कि उसके साथ गलत हो रहा है और मामा बिल्कुल उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर रहना उसकी मजबूरी है और यहाँ पर तो रहना ही पड़ेगा। इधर यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं, उस गांव के जो लोग होते हैं, वे बार बार यहाँ पर आकर निशा को देखा करते हैं, तो यहाँ पर निशा का ठीक ठाक हालचाल होने लगता है और वो कहते हैं बेटी अच्छी तरह से रहना और अपने मामा को कोई भी शिकायत का मौका मत देना। अब निशा इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और वह सोच रही थी कि मुझे करना क्या चाहिए और क्या मेरे साथ हो रहा है। इसी कश्मोकश में धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है और जो निशा होती है वह शादी के योग्य हो जाती है। यहाँ पर निशा से पहले जो उनके मामा की लड़की श्रेया होती है, उसके लिए लड़का ढूंढा जाता है, वो भी सरकारी नौकरी वाला। और जब यहाँ पर श्रेया की शादी होती है तो निशा को लगने लगता है कि चलो अच्छा हुआ इसकी शादी हो गई है और मेरी भी किसी दिन ऐसी शादी हो जाएगी और मैं भी इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। श्रेया तो अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके बाद जब मामा मम्मी ये देखते हैं कि अब निशा की भी शादी करनी होगी, तो उसके बाद जो मामी होती है वह कहने लगती है कि कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो यहाँ पर जो मामा होता है वो कहता है कि चिंता मत करो
करो, कहीं ना कहीं से तो कोई इंतजाम हो जाएगा और इतना बड़ा घर हम इसके लिए देखेंगे नहीं, कोई गरीब सा लड़का देख देते हैं और उसी से इसकी शादी करा देंगे। ऐसा कहकर वह अपनी पत्नी को समझा देता है और पत्नी कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी तो हम इसकी नहीं कर रहे, कम से कम 2-3 साल और रुक जाओ, उसके बाद इसकी शादी करेंगे, क्योंकि जब तक जो मेरा बेटा है वो भी शादी के हो जाएगा और इसके जाने के लगभग 1-2 साल बाद ही उसकी शादी हो जाएगी और उसके बाद घर का जो पूरा काम है वो मेरे बेटे की बहू संभाल लेगी। इस बात को सुनकर मामा भी एग्री करता है और निशा को घर के अंदर ही रखने लगते हैं। निशा घर का पूरा काम किया करती और राह देख रही है कि कब उसकी शादी होगी और शादी होने के बाद वह अपने जीवन को आराम से और सहजता के साथ व्यतीत करेगी। यहाँ पर धीरे धीरे जैसी कुछ समय बीतता है तो कुछ समय बाद एक दिन जो निशा होती है वो मार्केट जाती है और मार्केट में एक लड़का उससे केवल राह पूछ रहा था और उसी दौरान यहाँ पर जब निशा उस लड़के को राह बता रही थी थोड़ा सा हंसकर, तो पड़ोस के एक लड़के ने ये सब कुछ देख लिया था और उसे जाकर उसके मामा को बता दिया था। दरअसल ये जो पड़ोस का लड़का था इसका नाम रविंद्र होता है और जो रविंद्र होता है वह काफी दिनों से निशा के ऊपर गंदी नजर रखा करता है, क्योंकि उसे पता है कि निशा के घर में उसकी वैल्यू केवल एक नौकर की जैसी है और वह चाहता है कि किसी भी तरह से निशा का फायदा उठाया जाए। और जैसे ही वो एक लड़के को इस तरह से कुछ बता रही थी तो वह वहां पर इस बात को जाकर निशा के मामा को बता देता है और कहता है कि आपकी भांजी तो इस तरह से एक लड़के से बात कर रही थी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात को सुनकर मामा एकदम से गर्म हो जाता है और वह यह बात अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी इस बात को सुनकर गर्म हो जाती है और जैसे निशा मार्केट से लौटती है तो उसके बाद यहाँ पर मामा मम्मी दोनों निशा पर चढ़ बैठते हैं और उसे बुरी तरह से धमकाने और पीटने लगते हैं। निशा कहती है कि मामा मम्मी कोई भी नहीं था, वो तो केवल ऐसे ही रास्ते से निकल रहा था और मुझसे एड्रेस पूछ रहा था जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, और उससे ज्यादा मेरी उससे कुछ बात नहीं हुई, मैंने केवल उसको एड्रेस बताया है। यहाँ पर जो मामा मम्मी होते हैं वो कहने लगते हैं कि चलो मान लेते हैं एड्रेस बताया है, लेकिन इस तरह से हंसकर बात थोड़ी ना किया करते हैं जिस तरह से हंसकर तुम बात कर रही थी। तो उसके बाद निशा कहती है कि ठीक है मामा मम्मी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं किसी से हंसकर बात करूं तो मैं बिल्कुल भी हंसकर बात नहीं करूंगी किसी से भी, और इस बार तुम मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पर मामा मम्मी रुक जाते हैं और निशा दोबारा से उसी घर के अंदर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर निशा के मामा के घर के साइड में जो मंदिर था, अक्सर जो निशा होती है वो वहां पर बैठे उन भिखारियों को देखा करती थी जब भी उसे लगा करता कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद है। तो इसी तरह से एक दिन वहां पर वो भिखारियों को देख रही थी और सोच रही थी कि चाहे जितने ही दुख हो मेरी जिंदगी में, लेकिन इतने दुख तो नहीं है जितने इन लोगों के पास है, ये तो ऐसे ही बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। वहीं पर उन्हीं भिखारियों के बीच में एक कबीर नाम का लड़का भी बैठा हुआ था जो कि काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ था। हालांकि कपड़े उसके फटे पुराने थे, लेकिन वह किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा था, केवल शांत बैठकर इधर उधर आती जाती जनता को देख रहा था। और जब मंदिर में प्रसाद का टाइम हुआ करता तो वह प्रसाद खा लिया करता और मंदिर से थोड़ी दूर उसने एक छोटी सी खोली किराए पर ले रखी थी, जिस खोली के अंदर रहकर वह अपना समय बिता रहा था। रोज सुबह सुबह वह यहाँ पर आया करता और यहाँ पर आकर इधर उधर देखा करता। जब कबीर यहाँ पर आने लगता है तो उसकी नजर निशा पर भी चली जाती है और निशा को देखने के बाद, उसकी कंडीशन को देखने के बाद वह बहुत कुछ उसके बारे में सोचता है, क्योंकि वह मंदिर निशा के साइड में ही है और यहाँ पर जो ये गरीब लड़का कबीर होता है ये केवल इधर उधर ज्यादातर देखा करता और जो उसे मिल जाया करता उसे खा पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। तो वह जैसे निशा के घर पर गौर देता है तो उसे पता चल जाता है कि निशा के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और इसके बाद और इसी वजह से वो अब ज्यादा इंटरेस्ट निशा के मामा के घर में रहने लगता है। लेकिन जैसे निशा ऊपर वाले कमरे की खिड़की से इन भिखारियों को देखा करती है तो तभी यहाँ पर निशा की नजर कबीर से मिल जाती है और कबीर और निशा दोनों एक दूसरे को काफी देर तक घूरते रहते हैं। लेकिन तभी जो निशा होती है वो एकदम पीछे हो जाती है और उसे डर लगने लगता है कि अगर मामा मम्मी को पता चल गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा और वो लोग नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर वो पीछे हट गई थी। लेकिन धीरे धीरे रोज के रोज जब वो वहां पर आया करती तो कबीर से उसकी नजरें मिला करती और कबीर भी मानो उसकी राह देखता हो कि कब निशा आएगी और कब वह उसकी तरफ देखेगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और धीरे धीरे जब इन बातों को लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है तभी गली का वही व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र होता है, वही लड़का एकदम से इन दोनों को देख लेता है एक दूसरे की तरफ देखते हुए और उसके बाद जाकर निशा की मामी को यह बात बता देता है। अब जैसे निशा की मामी ये बात सुनती है तो एकदम छत पर जाती है कमरे में और कमरे में जाकर जब वह निशा को देखती है कि वह भिखारी की तरफ निगाह डटाकर देख रही है तो उसके बाद एकदम से बहुत ज्यादा नाराज होती है और वहीं पर निशा को धमकाने लगती है। यहाँ पर जो निशा होती है वो उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मामी माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं तो केवल वैसे ही देख रही थी। लेकिन जैसे शाम के समय निशा का मामा आता है तो निशा की मामी उस बात को निशा के मामा को बता देती है और इसके बाद जो निशा का मामा होता है वह
एकदम से गर्म हो जाता है और निशा को धमकाने लगता है। यहाँ पर जो निशा होती है वो अपने मामा से भी माफी मांगती है और कहती है कि मामा माफ कर दो, गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मामा उसकी एक नहीं सुनता है और उस पर बुरी तरह से पिटाई लगा देता है। थोड़ी देर उस पर पिटाई लगाने के बाद जो मामा होता है वह वहां से अपने कमरे में चला जाता है और मामी भी वहां पर चली गई थी। निशा अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और सोचती है कि मेरी जिंदगी इतनी बेकार कैसे हो गई और अब क्या होगा मेरे जीवन का, क्योंकि ना तो मामा मुझे प्यार किया करता है, ना ही मामी मुझे प्यार किया करती है और ना ही ये मेरे शादी का नाम ले रहे हैं। तो अब क्या होगा और क्या मुझे करना चाहिए, इस बात को सोचकर वह काफी परेशान होती है। लेकिन इधर यहाँ पर जो मामा मामी होते हैं वह मन ही मन बहुत कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद दोनों एक साथ एक दूसरे से कहने लगते हैं कि कैसा होगा कि अगर निशा की शादी उस भिखारी से करवा दे। और जब दोनों एक साथ बोले थे तो दोनों के मन में ये बात आती है कि ये बिल्कुल सही विचार है। और उसके बाद जो मामा होता है वो कहता है कि हाँ सही है, ऐसा ही करते हैं, इस भिखारी से उसकी शादी करा देते हैं, क्योंकि उसकी तरफ देख भी प्यार भरी नजरों से रही थी और लोगों से कह देंगे कि ये इससे प्यार किया करती है और इसी वजह से हमने तो उसी लड़के से उसकी शादी करा दी जिससे वो प्यार किया करती थी। और यहाँ पर जो मामी होती है वो कहती है कि हाँ सही है, कम से कम मेरी बेटी से नीचा तो होता रहेगा, कहीं फ्यूचर में ये एक दूसरे से मिलेंगी तो ये तो नहीं है कि इसका पति ज्यादा कमाता हो और मेरी बेटी को नीचा देखना हो। यहाँ पर दोनों के दोनों इस बात से खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिलहाल तो वो ऐसे ही आराम करते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह यहाँ पर जो निशा का मामा होता है वह निशा का हाथ पकड़कर उसे सीधा वहां से उसी मंदिर के भिखारी के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि बेटी अगर तू इसे पसंद करती है तो मैं तुम्हारी शादी इसी से करवा दूंगा और मुझे बताओ कि सच में तुम इससे प्यार किया करती हो। ऐसा कहते हुए जो निशा का मामा होता है उसने अपनी भांजी का कलाई बहुत जोर से दबा दी थी और इससे वो निशा समझ गई थी कि उसे फिलहाल हामी बननी है और कहना है कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए थे जिनमें से कुछ की रिश्तेदारी निशा के गांव में भी थी और वो लोग गांव तक इस बात को पहुंचा देंगे अगर कुछ भी गलत हुआ तो यहाँ पर निशा धीरे से हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद जो निशा के मामा होते हैं वो कहते हैं उस भिखारी से जिसका नाम कबीर होता है, हाँ भाई लड़के क्या तू मेरी भांजी से शादी कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर जो कबीर होता है वो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है और बहुत कुछ मन के अंदर सोचने लगता है। यहाँ पर जो अड़ोस पड़ोस में लोग खड़े हुए थे जो उस कॉलोनी के थे वह भी इस बात को सोचकर हैरान है कि अब आगे होगा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो एक भिखारी से शादी करने के लिए बोल रहा है। थोड़ी देर कबीर सोचता है और सोचने के बाद हामी भर लेता है, कहता है कि अगर ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं भी इनसे शादी करने के लिए तैयार हूं और मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक भिखारी हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है रुपया पैसा। तो निशा का मामा कहता है कि हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस हमारी भांजी तुमसे प्यार करती है तो इसी के साथ हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो कबीर होता है वह हमेशा हिलाता है और जो निशा का मामा होता है वो शादी की तैयारियों में जुट जाता है। कुछ दिनों में इन दोनों की शादी इसी मंदिर के अंदर कर दी जाती है और शादी होने के बाद जो निशा होती है उसी झोपड़पट्टी के अंदर जिसके अंदर कबीर रहा करता था उसके उसी झोपड़े में रहने लगती है। हालांकि जब से निशा और कबीर की शादी हुई है उसके बाद जो कबीर होता है उसने इसी झोपड़पट्टी के अंदर एक और कमरा ले लिया है और उसके अंदर वह रहा करता है। निशा से बिल्कुल दूरी बनाकर बड़े ही शालीनता से उससे बात किया करता और निशा को ये कभी भी महसूस नहीं होता है घर के अंदर कि वो एक भिखारी होगा जो सभी की बातें सुनता है और उसके बाद भी मुझसे इतनी अच्छी तरह से बात किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो निशा होती है वो कबीर के स्वभाव को देखकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कबीर होता है उसका स्वभाव दिन पे दिन चेंज होता जा रहा है और घर के अंदर वह जब खाना खाया करता तो बड़े ही शालीन तरीके से खाया करता और जो भी सामान वो खरीद कर खुद से लाया करता वो काफी ज्यादा महंगा हुआ करता। अब ये सब कुछ देखकर निशा को अचंभा होता है और वह एक दिन पूछने लगती है कि आप ये बताओ आपको इतने महंगे आइटम कहाँ से मिल जाते हैं। तो जो कबीर होता है बड़े शांत स्वभाव से मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं भिखारी हूँ और भीख में तो कोई कुछ भी दे सकता है, महंगा है या कम पैसों का सब कुछ भीख में मिल सकता है। इस बात को सुनकर निशा शांत तो हो जाती है, लेकिन उसे लगता नहीं है कि यह सामान को भीख में देता होगा, क्योंकि वो सामान पूरी तरह से नए हुआ करते थे और इसी वजह से निशा को इस बात पर शक होने लगता है। उसके बाद जो निशा होती है वह कबीर की तहकीकात करना चाहती है, तो इसी वजह से जब दिन के समय में कबीर घर से बाहर चला जाया करता तो उसके बाद निशा उस घर को छानबीन करने लगती है और रोज के रोज छानबीन करती है। तो एक दिन उसे कुछ ऐसा हाथ लगता है जिसे देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल यहाँ पर निशा के हाथ एक पर्स लगता है जिस पर्स के अंदर कबीर का आइडेंटिटी प्रूफ था और साथ में कई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिनसे सिद्ध हो रहा था कि कबीर एक करोड़पति व्यक्ति है और वह गरीब तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कबीर ने कभी भी उसे अपने इस पर्स को नहीं दिखाया था और जब उसने दूसरा कमरा लिया था शादी के बाद वो भी इसीलिए लिया था ताकि उस कमरे के अंदर वह अपनी पहचान को छुपा सके। यहाँ पर जो निशा होती है उसी पर्स के अंदर से एक कंपनी का कार्ड निकालती है और उसके बाद उस कार्ड के एड्रेस पर सीधा पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद जो निशा होती है वह वहां पर जांच पड़ताल करती है कबीर के आईडी प्रूफ दिखाकर। तो वहां पर जो गार्ड होता है वही पहचान लेता है, कहता है कि मैम साहब ये तो हमारे इस ऑफिस के मालिक है और यहाँ पर ये कई सारे मजदूरों को रोजगार दिया करते हैं। अब इस बात
बात को सुनकर निशा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कबीर की पूरी असलियत उसके सामने आ चुकी थी। निशा यहीं से उल्टे पांव लौट जाती है, लेकिन आज जैसे शाम के समय कबीर यहाँ पर आता है तो वह एकदम से जैसे कबीर आता है तो उससे कहने लगती है कि कबीर अब तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारी असलियत ये नहीं है जो तुम दिखा रहे हो, कुछ ना कुछ तो अलग है। इसके बाद यहाँ पर जो कबीर होता है वह कहने लगता है कि नहीं निशा, मैं वही हूँ जो तुम देख रही हो। लेकिन तभी यहाँ पर जो निशा होती है उस पर्स के ID कार्ड को उसके सामने कर देती है और कहती है कि फिर ये क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर जो कबीर होता है वो जैसे उस आई कार्ड को देखता है तो समझ जाता है कि निशा ने पूरी जांच पड़ताल कर दी होगी और उसे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूं। तो वो कहने लगता है कि हाँ निशा, मैंने अपनी असलियत छुपाई क्योंकि मेरे पिता ने मुझे दौलत तो बहुत सारी दी थी लेकिन प्यार नहीं दे पाए थे और इसी वजह से एक दिन मेरा उनसे झगड़ा हो जाता है। अब इस झगड़े के चलते मैं नाराज होकर घर से निकल आता हूँ। निकल तो गया था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना अब एक गरीब आदमी बनकर जीवन जिया जाए और देखा जाए कि गरीबों की जिंदगी में क्या क्या मुसीबतें होती हैं। तो इसी वजह से मैंने अमीरों वाला चोला एक उतारकर एक बैग में रख लिया और गरीबों के कपड़े पहनकर इस बस्ती में आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैं गरीबों की सी जिंदगी जीने लगा। बस्ती के कुछ वो लोग जो काम पर नहीं जाया करते हैं वो इसी मंदिर पर बैठा करते हैं और यहाँ पर फ्री का प्रसाद खाकर अपना गुजारा किया करते हैं। तो इसी वजह से मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ और लोगों को देख देख कर ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन जब मैंने तुम्हारे घर में तुम्हारी हालत देखी तो उसके बाद मुझे तुम पर बहुत तरस आता था और उस दिन जब तुम्हारे मामा जी तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे सामने लेकर आए थे तो उसके बाद मैं तुमसे मना नहीं कर पाया और तुमसे शादी के लिए हामी भर लिया। अब इस बात को सुनकर निशा जो होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, वो बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन ये बताओ क्या ये शादी सच्चे मन से तुमने की है या फिर महज ऐसे ही तुमने कर ली है। अब इस बात को सुनकर जो कबीर होता है वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम, जब मैं और तुम दोनों एक दूसरे को देखा करते थे तो उसी समय पर मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार तुमसे कर नहीं पाया था। तुम्हारी सादगी और सहजता देखकर मैं तुम पर मोहित हो गया था। जब तुम्हारे मामा ने यह कहा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वैसे भी मैं इसे प्यार करता हूं तो क्यों ना इसे शादी कर लूं। इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया, क्योंकि मेरे जो पिता हैं उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है और वैसे तो वो मुझसे घर आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने कह दिया कि पिताजी मैंने शादी कर ली है, तो वो तुम्हें भी अपने साथ बुला रहे थे। इस बात से मैं पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा परेशान था कि तुम्हें ये बात कैसे बताऊं। अब जब तुम्हें पता चल गई है तो चलो आज के आज यहाँ से चलते हैं और अपने घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पर निशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जो कुछ भी वो देख रही है और सुन रही है वो बिल्कुल सच है या महज एक सपना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो कबीर होता है वो कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये पूरी तरह से हकीकत है और चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर यहाँ पर जो कबीर होता है वो एक फोन मिलाता है और फोन मिलाने के बाद निशा से कहता है कि जो भी जरूरी सामान है उसको ले लो और हम लोग अभी के अभी इस घर को छोड़ रहे हैं। इसके बाद जो निशा होती है वो सामान पैक करती है और सामान पैक करने के बाद सुध-बुध सी खोकर कबीर के साथ चलने लगती है। जैसे वो लोग इस बस्ती से बाहर निकलते हैं तो बाहर एक बहुत ही लग्जरी कार खड़ी हुई थी जो कि यहाँ पर कबीर का वेट कर रही थी। जैसे ही कबीर वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद ड्राइवर उतरकर खिड़की खोलता है और खिड़की खोलने के बाद निशा और कबीर को उसके अंदर बिठा दिया जाता है। निशा और कबीर वहां पर बैठते हैं और यहाँ पर जो कबीर होता है निशा को लेकर एक बहुत बड़े बंगले में चला जाता है जो काफी ज्यादा आलीशान है और उसके अंदर जाते ही निशा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मैं इतने बड़े घर के अंदर भी आ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भी हो रहा था वो सब हकीकत था और इसके बाद जो कबीर होता है वह उसे उसका कमरा दिखाता है। यहाँ पर निशा अच्छी तरह से रहने लगती है, लेकिन तभी एक दिन निशा को पता चलता है कि उसकी जो बड़ी बहन है मामा की लड़की, उसके पति ने उसको बुरी तरह से पीटा है और पीटने के बाद उसे तलाक तक देने की धमकी दे दी है और घर से भगा दिया है। तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वह अपने पति के साथ अपने मामा की लड़की को देखने के लिए अपने मामा के घर जाने के लिए बोलने लगती है। तो जो कबीर होता है वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों एक साथ चलते हैं और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर निशा, जिसने अच्छे खासे महंगे कपड़े पहन रखे हैं, ढेर सारी उसके पास ज्वेलरी है और साथ में उसके पास कबीर है जो कि उससे दिलो जान से प्यार किया करता है और आज तक कबीर ने कभी भी निशा से तेज आवाज में भी बात नहीं किया है। दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद सीधा अपने मामा के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे निशा घर के अंदर जाती है और ये बड़ी कार दरवाजे पर आकर रुकती है तो अड़ोसी पड़ोसी देखने लगते हैं कि ये कौन है और किसकी इतनी बड़ी कार गली के अंदर आकर रुकी है। यह सोचकर सभी लोग देख ही रहे थे, लेकिन इतनी देर में जो निशा होती है वह अपनी लाखों की साड़ी को और ज्वेलरी को संभालते हुए उस गाड़ी से उतरती है। सभी लोग इस बात को देखकर पूरी तरह से दंग हो जाते हैं, लेकिन निशा किसी को ना देखते हुए सीधा अपने मामा के घर में जाती है और वहां पर जब मामा ये देखता है कि इन दोनों के पास काफी सारा रुपया पैसा है तो वो लोग भी इस बात को देखकर पहले तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी निशा कहती है कि मामा, मैंने तो सुना है कि बहन के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके बाद वो लोग ये सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के दुख को देखने लगते हैं और जैसे वो अपनी मामा की लड़की को देखती है तो देखने के बाद उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि यहाँ पर मामा के लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और उस पीटने के जो निशान होते हैं वो आज तक भी उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहे थे, यहाँ तक कि उसके हाथ पैरों
करोड़पति दिखाई दे रहे थे। निशा जो होती है उसको सांत्वना देती है और कहती है कि कोई बात नहीं बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामा जी है ना सब कुछ ठीक कर देंगे। वैसे भी मामा जी को अच्छी तरह से बातचीत करना आता है। यहाँ पर जो मामा होता है उसके बाद पूछने लगता है कि बेटी ये तो चलो ठीक है, इसका तो हम कर लेंगे जो होगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आ गया। तो उसके बाद निशा बड़ी खुश होकर चहकते हुए वो सारी कहानी इनको बता देती है कि किस तरह से कबीर यहाँ पर करोड़पति होने के बावजूद भी इस मंदिर पर बैठ जाया करता था और आप लोगों ने उससे मेरी शादी करा दी। ये तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और हम बहुत बड़े बंगले के अंदर रहा करते हैं। तो इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मामा मामी होते हैं वो एकदम से अंदर ही अंदर पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि ये छोटे घर में रहेगी तो हमारी बेटी का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, लेकिन आज उसका पलड़ा इतना भारी हो गया था कि उसकी बेटी तो जिंदगी में कभी भी इसकी कामयाबी की होड़ नहीं कर सकती। जितना पैसा निशा के पास है उतना पैसा श्रेया के पास तो कभी भी हो ही नहीं सकता। जब निशा पूरी कहानी बता देती है तो यहाँ पर बाहर के कुछ लोग कान लगाकर दीवारों को सुन रहे थे कि क्या हुआ, इतना पैसा कैसे आ गया निशा के पास। तो उसके बाद जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग भी बड़े हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लड़की को बहुत ज्यादा परेशान किया था इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद लड़की की जिंदगी अब इतनी अच्छी हो गई है कि मानो अब उसके बराबर तो उनकी बेटी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।